हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने प्रतिरोधों के बारे में, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता, इसके बाद प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अलावा किसी वायर को अगर हम खींच देते हैं, उसकी लंबाई को 2 गुना 3 गुना कोई वृद्धि कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, इनके बारे में पूरा बढ़िया से बताए थे, सूत्र का डेरिवेशन कराया गया था। अगर आप प्रतिरोधों के संबंधित कोई भी नॉलेज चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट है, तो प्लीज़ पीछे वाला हमारा वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो उसकी भी वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट्स है जो कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। पहली बात तो यहाँ पर प्रश्न इस बात का आता है कि क्या ज़रूरत है हमें संयोजन करने की, क्या ज़रूरत है हमें संयोजन करने की, क्या ज़रूरत है हमें प्रतिरोधों का, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करने का। तो प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है कि जैसे हमारे पास 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के बहुत सारे प्रतिरोध हैं, या हमारे पास 2-3 प्रतिरोध हैं, और हमको किसी स्थान पर 10 ओम के प्रतिरोध की ज़रूरत है। अब सोचा कि हमारे पास 2-2 ओम के प्रतिरोध हैं, ज़रूरत है हमारे पास 10 ओम की, तो हम क्या करेंगे। अब या तो हम इनका कॉम्बिनेशन करें, या तो जाए हम बाज़ार से ख़रीद के लेकर आएँ, बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ, सीधे 10 ओम का उसमें लगा दें, या तो फिर हम 2-2 ओम का उनका कॉम्बिनेशन करके इसी को 10 ओम का बना दें, या फिर हमारे पास ज़्यादा ओम का है, 10 ओम का, 15 ओम का, कई सारे रजिस्टेंस हैं जिनको हम 3 ओम का, 4 ओम का बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के लिए भी हम प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्यों किया जाता है, कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों की जो तुल्य धारिता होती है उसको बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, तो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसके बारे में बात अभी करने वाले हैं। पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, इसके जस्ट बाद में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो फिर से हमने क्या कहा कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध अधिक प्रतिरोध 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित होते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से
सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये हमने मान लिया कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि या होते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मान लेते हैं कि माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करके B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ये हमने मान लिया। अगर ऐसा है तो इसका सर्किट कैसा बनेगा? देखिए, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये इसका पहला सिरा, ये वाला दूसरा सिरा। तो हमने कहा कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध हो गया। तो हमने क्या कहा कि पहले प्रतिरोध का ये इसका पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, देखिए ये आपस में संयोजित होते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसी को हम बोलते हैं कि ये श्रेणी क्रम है। ऐसा करने के बाद अब चूँकि तीन प्रतिरोध यहाँ पर माने हैं R1 R2 और R3, तो इनको तीनों को जोड़कर हमने संयोजित किया है B वोल्ट की बैटरी के साथ। हम जानते हैं कि जो बड़ा पाई टर्म प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। हमको पता है कि जब किसी बैटरी को जोड़ा जाता है किसी परिपथ के साथ, तो धारा हमेशा धन टर्मिनल से प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से धारा ऐसे प्रवाहित होगी, इधर जाएगी, फिर इधर से होते हुए भी यहाँ से होते हुए ये इस डायरेक्शन में आएगी। तो अगर मान लेते हैं बैटरी के कारण आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यही आई धारा यहाँ पर भी गई और एक ही रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहे हैं तो वही इलेक्ट्रॉन इधर भी चल रहे हैं, तो पूरे परिपथ में यही धारा यहाँ पर भी और यही धारा यहाँ पर भी प्रवाहित होती है। मीन्स कहते हैं कि जब रास्ता एक ही है तो धारा तो एक ही रहेगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सदैव धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूरे परिपथ में सदैव एक ही धारा प्रवाहित होती है। लेकिन सभी प्रतिरोध अलग अलग पॉइंट से जुड़े हैं। ये इधर से जुड़ा है इसका, तो यहाँ पर ये विभव अलग होता है, इसका विभव V1 है, और ये अलग टर्मिनल के बीच में है, इसका विभव V2 हो जाएगा, वो दूसरा विभव हो जाएगा। ये अलग टर्मिनल के बीच में है, इसका विभव V3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में हैं तो परिपथ में धारा एक ही प्रवाहित होती है, परंतु सभी प्रतिरोधों का विभव अलग अलग होता है। तो हमने क्या कहा कि जब श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में I धारा ही प्रवाहित होगी, या एक ही धारा लिख सकते हैं, यहाँ पर I प्रवाहित हो तो हमने I लिख दिया है। I धारा प्रवाहित होती है, परंतु सभी प्रतिरोधों के लिए विभव क्रमशः V1, V2 और V3 अलग अलग है। तो हमने कह दिया कि सबके लिए विभव अलग अलग है, परंतु एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो आगे अगर हम यहाँ से देखें तो हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। ओम के नियम से हमें क्या मिल जाएगा, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम पहले प्रतिरोध की लिए बात करें तो यहाँ पर विभव V है, I धारा तो सब में है, तो और प्रतिरोध जो है R1 है। इसी प्रकार हमें मिल जाएगा V2 इक्वल टू आई आर टू और V3 इक्वल टू आई आर थ्री। हम यहाँ पर बैटरी का V वोल्ट अपनाए थे, बाद में यह V1, V2, V3 में विभाजित हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर V वोल्टेज V1 व V2, V3 में विभाजित हुआ है तो V1 और V2, V3 का योग किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। कहेंगे V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट R1, R2, R3 के लिए क्रमशः V1, V2 और V3 में विभाजित हुआ है। इसलिए अगर ऐसी बात है तो V इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3। अब हमारा काम सिंपल हो गया है। क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से V1, V2, V3 की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 और प्लस आई R3। सिंपल है कि सब में I कॉमन है। V इक्वल टू हो जाएगा I कॉमन, तो R1 प्लस R2 और प्लस R3। I का इधर भाग कर देंगे, V अपान R1 प्लस R2 और प्लस R3। V अपान I इक्वल टू, अगर यहाँ से हम V अपान I, तो ओम के नियम से जानते हैं कि V अपान I बराबर R होता है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये हमारे पास मिल गया ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। यहाँ पर सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं, जो उसका तुल्य प्रतिरोध होता है वह अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जितने हम प्रतिरोध जोड़े हैं, जिसका उसका मान है, सबके योग के बराबर होता है। तो हमको क्या पता चला कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य
तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब अधिकांश हम ये देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एक ही टाइप के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। अगर सर्किट में एक ही टाइप के प्रतिरोध का प्रयोग किया गया है तो जाहिर सी बात है कि सभी के लिए R1, R2, R3 की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। तो अगर ऐसा कंडीशन आया कि यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध जुड़े हों, समान ओम के n प्रतिरोध जुड़े हों, तो क्या हो जाएगा? n लोग जुड़े हैं तो R इक्वल टू सब सेम है, तो R1 प्लस R1, अब R2 की जगह पर R1 रख सकते हैं क्योंकि सब बराबर हैं। R3 कितनी बार आएगा? ये n बार आएगा। अगर हम यहाँ से R कॉमन कर लेंगे तो R1 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा? n बार आएगा। अब जैसे एक जो है वो 5 बार हम जोड़ते हैं तो 5 आंसर आएगा। एक संख्या 30 बार लिख दें और सबको जोड़ दें 30 आएगा। तो उसी प्रकार अगर n बार हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R इक्वल टू n/R1। ये वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है जहाँ पर बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं। जैसे 3 ओम के 8 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध का होगा। तो 8 प्रतिरोध हैं, 3 ओम के 8 × 24 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। अगर 5 ओम के 25 प्रतिरोध जुड़े हैं श्रेणी क्रम में तो 25 प्रतिरोध हैं, 5 ओम के 25 × 5 = 125 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सूत्र काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन का। तो बच्चों अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम संयोजन हमने देख लिया। समांतर क्रम संयोजन कहते क्या होता है? कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, मतलब 2 ऐसे पॉइंट बनाते हैं जहाँ पर सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर देते हैं और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक दूसरे पॉइंट पर ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसी को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने नोट किया है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि सभी प्रतिरोधों का धन सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, ये R1 है और ये वाला R2 है, ये वाला R3 है। ये सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा हमने एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया जिसको हमने A माना है, और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा हमने दूसरी पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया जिसको B माना है। इन दोनों AB सिरों को हम एक B वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिए हैं जिसके कारण प्रवाहित धारा आई है। तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजित करके B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है।
जोड़ा जाता है। अब ऐसा करने के बाद हमको क्या मिला, जब हम यहाँ पर B वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे तो इस बैटरी के कारण प्लस और माइनस में प्रवाहित धारा I है, ये I धारा इधर प्रवाहित होने लगेगी। तो हमने क्या आगे लिख देंगे, जिसके कारण प्रवाहित धारा I है। प्रवाहित धारा I है। अब जब यहाँ पर ये देखिए हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर ये धारा के लिए 3 अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। कुछ धारा इधर प्रवाहित होगी, कुछ इधर प्रवाहित होगी, कुछ इधर प्रवाहित होगी। तो इसको हम मान लिए यहाँ पर ये I1 है, ये I2 है और ये वाली I3 धारा। यहाँ पर आने के बाद ये I1, ये I2 और ये I3 सब आपस में मिल जाकर फिर से यहाँ पर I बना लेंगी। जाहिर सी बात है कि I जो है वो I1, I2, I3 में विभाजित हुई है, तो सब लोग फिर अगर मिल जाएंगे तो फिर से I बन जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन में R1, R2, R3 के लिए क्रमशः धारा I1, I2 और I3 में विभाजित हो रही है। तो इसके हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समांतर क्रम में I धारा R1, R2 और R3 के लिए क्रमशः I1, I2, I3 में विभाजित हो जाती है। अगर ये धारा I1, I2, I3 में विभाजित हो रही है, I धारा ही, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। अगर यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर पूरा प्लस टर्मिनल ये हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। सभी प्रतिरोध जो है वह एक ही बिंदु पर जुड़े हैं, इसलिए सबका विभव जो होगा वह समान होगा। सभी जो प्रतिरोध है वह एक ही बिंदु के बीच में एक ही विभव से जुड़े हैं, इसलिए सभी के लिए विभव क्या होगा, समान होगा। तो कह देंगे सभी प्रतिरोध एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, एक ही बिंदु पर संयोजित हैं, इसलिए विभव भी समान होगा। अगर ऐसी बात है तो हमको क्या ओम के नियम से मिल जाएगा, ओम के नियम से आ जाएगा V इक्वल टू I इक्वल टू होता है V अपान R। अगर हम यहाँ पर I1 की बात करेंगे तो उसके लिए प्रतिरोध R1 है, विभव तो सबके लिए सेम है। उसी प्रकार I2 की बात करेंगे तो V अपान R2 आएगा, और I3 की बात करेंगे तो V अपान R3 आएगा। सिंपल है कि I1, I2 और I3 का मान उठा के हम ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ पर रख दें, ये वाले इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा I इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 और प्लस V अपान R3। V यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V का नीचे भाग करेंगे तो I इक्वल टू I अपान V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। हमको पता है कि R इक्वल टू होता है, R इक्वल टू हमको पता है होता है R इक्वल टू V अपान I। तो अगर हमें I अपान V चाहिए तो इसको पलट दें तो 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा I अपान V। अगर यहाँ पर रख दें 1 अपान R इक्वल टू
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो जो उनके तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है। अब हमने कहा कि जहाँ तक होता है कि सर्किट में समान ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो अगर पर यदि सभी प्रतिरोध समान हो, यदि परिपथ में n प्रतिरोध समान ओम के जुड़े हों, सभी के ओम समान है, मतलब सभी समान हैं, जुड़े हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n लोग हैं, सब समान हैं, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 ऐसे n बार आएगा। सब में 1/r1 कॉमन है तो आ जाएगा 1/r1 कॉमन हो जाएगा तो आएगा n 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितनी बार आएगा, n बार। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, 1/r इक्वल टू आ जाएगा n/r1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसको अगर पलट दें तो r इक्वल टू r1/n। यह एक इम्पॉर्टेंट समीकरण है जिसके द्वारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करे जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से याद करेंगे इसको। कहाँ पर यूज करेंगे, जैसे 25-25 प्रतिरोध ओम के अगर हम 5 प्रतिरोधों को जोड़े हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का होगा, तो हमने 25 ओम को जोड़ा है, कई प्रतिरोध 5 ओम के, तो 25/5 हो जाएगा, उसका आंसर तुरंत R मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात किया। अगर आपको यहाँ से इस टॉपिक से कोई भी डाउट होता है तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हम उसको आंसर देने के लिए वहाँ पर तैयार बैठे हैं। अगर आप कमेंट पूछने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर चैनल में इसी वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन ये अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए एक से वीडियो लाते रहेंगे और जो आपके लिए आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।